हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस मेरे न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है, एक एक करके हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आप लोग इसे जरूर ध्यान से समझेंगे। ये सब क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, तो ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम विशेषता ये जानने जाते हैं कि सबसे पहली विशेषता ये होती है, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। याद रखेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी हो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो सबके दिमाग में आएगा आखिर ये समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट कैसे होती है। तो चलिए इसको समझते हैं, ध्यान समझेंगे। जैसे यहां पर हमें क्या कर ले, एक समतल दर्पण ले ले। क्या ले ले? समतल दर्पण ले ले। आइए इसका हम क्या बना ले, मुख्य अक्ष बना ले। ये क्या है? ध्रुव। हम लोग गोलीय दर्पण का जब मुख्य फोकस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या बताते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट का नाम ही बताओ क्या है, मुख्य फोकस। तो इसी तरह हम समतल दर्पण में भी समझ सकते हैं। तो समतल दर्पण ले लिए, ए इसका मुख्य अक्ष ले लिए और ए इसका हमने क्या ले लिया, ध्रुव। अब इस पे हम प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे। अब ये मुख्य अक्ष के जब समांतर आपतित करेंगे तो इसका परावर्तन होगा। हम लोग को पता है जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबोत आपतित होती है तो उसी मार्ग से वापस क्या करती है, लौट जाती है। तो क्या इसको मुख्य अक्ष को कभी प्रतिच्छेद करेगी? नहीं, ये इसी के क्या आ जाएगी, समांतर। सबको पता है जब प्रकाश की किरण समांतर होती है तो कहां पर मिलती है, अनंत पे। तो ये कहां पे मिलेगी, मुख्य से अनंत पे मिलेगी। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत क्यों होती है? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और समांतर किरणें क्या होती है, अनंत पे मिलती है। इसलिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। ये हम लोगों की पहली विशेषता थी। अब हम लोग दूसरी विशेषता समझेंगे। दूसरी विशेषता समझेंगे प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, तो चलिए हम समझते हैं प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बनाकर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपल एक रे डायग्राम बनाते हैं, ध्यान समझेंगे। एक हमने एक समतल दर्पण ले लिया, मैंने क्या ले लिया, समतल दर्पण ले लिया, समतल दर्पण हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक हम मुख्य अक्ष ले लेते हैं। एक पहले मुख्य अक्ष ले लिया, ठीक। पहले मुख्य अक्ष पहले हम पॉइंट की ले लेते हैं। हम एक बिंदु आवेश की बात कर ले, चलिए ये भी ठीक है, बिंदु आवेश ही लेते हैं। एक मुख्य अक्ष ले लिए, यहां पे एक बिंदु वस्तु मैंने ले लिया, बिंदु वस्तु जिसका नाम बताओ क्या है, ओ है। मैंने एक बिंदु वस्तु ले लिया, ठीक। आप सबको पता है जहां पर ऑब्जेक्ट होता है वहां से प्रकाश की किरणें दर्पण पर क्या होती हैं, आपतित होती है। अब यहां से प्रकाश की दर्पण पर क्या होंगी, आपतित होंगी। एक प्रकाश की किरण हम ऐसे आपतित कर दे रहे हैं, एक ऐसे आपतित कर दे रहे हैं। जैसे आपतित करेंगे ये अब इसका परावर्तन कराएंगे। तो परावर्तन के लिए याद रखेंगे, परावर्तन का नियम लगाएंगे। परावर्तित किरण के लिए परावर्तन का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले इस मिरर पे हम लोग क्या डालेंगे, एक अभिलंब डालेंगे। तो ये क्या हो गया, आपतन कोण। इतना ही कोण बनाते हुए हम ये क्या खींच देंगे, परावर्तन किरण। ये परावर्तित किरण खींचेंगे, ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ये हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाया। इस प्रतिबिंब में कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी। और जब आभासी है तो फिक्स है, एक ऐसा होगा, सीधा होगा। और सीधा भी होता है, और जितनी लंबाई ऑब्जेक्ट की होती है उतना ही लंबाई किसकी होती है, इमेज की होती है। और एक बात और, जितनी डिस्टेंस समतल दर्पण से वस्तु की होती है उतना ही डिस्टेंस किसकी होती है, इमेज की होती है। तो हमेशा याद रखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। और एक बात और जानेंगे कि जितनी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उतना ही दूरी किसकी होती है, इमेज की दूरी होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रतिबिंब का बनना।
तो आई होप आप लोग इसे समझ गएंगे। और सारे हम रे डायग्राम पढ़ते हैं, चलिए समझ लेते हैं। ये पहला हम रे डायग्राम बनाए, अब इसके दूसरे पॉइंट को समझेंगे, इसका दूसरा रे डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि एक मैंने यहाँ पे मिरर ले लिया, मिरर ले लिया, एक मैंने मिरर ले लिया, ठीक। इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रख दिया, ठीक। अब ऑब्जेक्ट जब ऐसे रखे हैं तो प्रकाश की किरणें कैसे आपतित होंगी? एक प्रकाश की किरण आपतित, बहुत सारे प्रकाश की किरणें आपतित होंगी, ये सभी दर्पण पर आपतित होंगी। चलिए प्रकाश किरणों को आपतित करते हैं। एक प्रकाश की हम सीधा आपतित कर दे रहे हैं, ये कैसा है? लंबवत। ये कैसा है? लंबवत। जब लंबवत है तो इसी मार्ग से वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं जब प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित होती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये जब प्रकाश की लंबवत आपतित हुआ है तो इसी मार्ग से वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। एक प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे? इस तरह से आपतित करेंगे, आपतित करेंगे। अब इस पे एक आपतित किरण करेंगे, तो इस आपतित किरण का हम लोग क्या खींचेंगे? परावर्तित किरण। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे? अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे? अभिलंब। और जितना आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण बनाते हुए एक क्या करेंगे? परावर्तित किरण खींच देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पे उस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो इस प्रकार इसमें भी प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण के पीछे होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दूसरा रे डायग्राम समझा। और हम रे डायग्राम देख लेते हैं, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। बस इसमें एक बात याद रखेंगे कि वह प्रकाश की किरणें वस्तु से आपतित होगी और परावर्तन का नियम लगाकर हम परावर्तित किरण खींच सकते हैं। चलिए तीसरा फिगर समझते हैं। अगर मान लेते हैं अगर वस्तु ऐसे रख हो गया तो ऐसे दर्पण रख दिए, दर्पण ऐसे रख दिया, मान लीजिए दर्पण उल्टा हो गया, ठीक है, ऐसे गिर गया। अब यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख दिए। अब इसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई बाहर से रूल नहीं है, इसके लिए भी प्रतिबिंब उसी तरह बनेगा। इसमें भी वस्तु से प्रकाश की किरणें मिरर पर क्या होंगी? आपतित होंगी। तो अब एक प्रकाश की किरण हम लंबवत आपतित कर देंगे। जब प्रकाश की लंबवत आपतित करेंगे तो क्या होगा? इसी मार्ग से वापस लौट जाएगा, इसी मार्ग से वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। एक प्रकाश की और आपतित कर देंगे ऐसे, तो आपतित करेंगे और इस पे क्या? ये आपतित किरण है, अब परावर्तित किरण खींचने के लिए इस पे क्या कर देंगे? अभिलंब डाल देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे? आप परावर्तन को बनाते हुए एक परावर्तित किरण खींच देंगे। दो की चाहे जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। चलिए एक और खींच देते हैं ऐसे, एक ऐसे आपतित किरण खींच दिए। अब इसका ये बताइए, यहाँ पे ये बताओ क्या करेंगे? नियम लगाएंगे। एक कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। अब तीनों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी हम पीछे की ओर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जहां पर प्रतिच्छेद करेगा यहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब होगा। ये भी दर्पण के देखो पीछा है, पीछे है, आभासी है, सीधा है और वस्तु के क्या है? बराबर। इसमें सीधा नहीं दिखा क्योंकि बिंदु आवेश का भी हम लोग लंबाई के रूप में भी वस्तु को लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों रे डायग्राम समझ में आएगा। और रे डायग्राम देख लेते हैं। अब रे डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। रे डायग्राम 4। यहाँ पे मान लेते हैं एक ऐसे समतल दर्पण ले लेते हैं, समतल दर्पण। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को अब यहाँ रख दे। अब इसका रे डायग्राम कैसे खींचेंगे? देखिए बेसिक कंप्लीट है तो वस्तु कहीं भी स्थित हो हम प्रतिबिंब आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तो हम कभी भी प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। हम कहीं भी वस्तु रो दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि वहां से प्रकाश किरण दर्पण पर क्या होंगी? आपतित होंगी और परावर्तन का नियम लगाकर परावर्तित किरण खींचेंगे और जहां पे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी वहीं पर उस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां से प्रकाश किरण हम दर्पण पर क्या करेंगे? आपतित करेंगे। चलिए एक प्रकाश के हम दर्पण पर आपतित करते हैं, ऐसे आपतित किए, ऐसे आपतित किए, ठीक। अब बता यहां पे हम क्या करेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। जितना आपतन कोण है उतना कोण बनाते हुए एक परावर्तित किरण खींचेंगे। एक कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। खींच दिए, कम से कम 2 खींचेंगे, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो एक मैंने इसको पीछे की ओर हम बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे इसको पीछे की ओर मैंने बढ़ाया, ठीक। एक प्रकाश किरण और आपतित करते हैं, इसे आपतित करते, ठीक, आपतित करते। एक यहां पे हम क्या करें? अभिलंब डाल दिए, अभिलंब, ठीक। तो जितना
आपतन कोण है, इतना परावर्तन कोण और बना दिए, इसको पीछे की ओर ऐसे खींच दिए। देखिए ये परावर्तित किरण है, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाइए, पीछे की ओर बढ़ाइए। कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, वहीं पे इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। यहां से हम डॉट डॉट देखेंगे, जितनी दूरी यहां से इसकी होगी उतना ही दूरी इसकी होगी। तो इस तरह से हम लोग चौथा रे डायग्राम समझे। अब हम लोग क्या करेंगे, पांचवा रे डायग्राम समझेंगे। अभी 2 रे डायग्राम और बताएंगे, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसका पांचवा किरण आरेख देखेंगे। अब पांचवी तरह से इसका किरण आरेख कैसे बना सकते हैं अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या हो सकता है, अगर मान लें समतल दर पर ऐसा है, समतल दर पर इस तरह मैंने रख दिया। अब एक लंबाई के रूप में, वस्तु को हम किसके रूप में ले रहे हैं, लंबाई के रूप में ले रहे हैं। तब देखते हैं इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके लिए किरण आरेख कैसे खींचेंगे, तो समझते हैं। देखिए एक इसका हमने मुख्य अक्ष ले लिया, ये इसका मैंने क्या ले लिया, ध्रुव। अब एक वस्तु को हम यहां पे रख दिए, वस्तु को एक मैंने यहां पे रख दिए, इसका नाम है ए और इसका नाम क्या है, बी। अब एक प्रकाश की किरणें हम मुख्य अक्ष के क्या करेंगे, समांतर आपतित करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे। और इसी ये लंबवत है ना, इसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। हम पढ़े भी हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो उसी मार्ग से वापस लौट आती है। अब एक प्रकाश की किरण हम ध्रुव से आपतित कर दें, तो ऑलरेडी ध्रुव से क्यों किए, क्योंकि ऑलरेडी अब लंब खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से आपतन कोण है, परावर्तन कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। अब एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, देखेंगे कहां पे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है, यहां पे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है। यहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसका नाम होगा ए डैश, इसका नाम क्या होगा, बी डैश। तो देखिए दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की है उतना ही दूरी किसकी है, प्रतिबिंब की। जितनी लंबाई वस्तु की है उतनी लंबाई कितनी है, प्रतिबिंब की। एक ऐसा आभासी है, सीधा है। तो हम यही हम कहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरी बात कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के क्या होता है, बराबर। यानी कहने का मतलब दर्पण से जितनी दूरी वस्तु की होगी उतना ही दूरी किसकी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो आई होप आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि अगर वस्तु बिंदु आकार का है तो उसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे, अलग अलग स्थितियों में हम लोगों ने समझा। दूसरी बात हम लोगों ने समझा कि अगर लंबाई के रूप में है तो उसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए। इस तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो कभी भी न्यूमेरिकल में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार और हम जान लेते हैं समतल दर्पण की विशेषता में। सबसे पहले पढ़ें, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। दूसरा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने अभी इसकी 2 विशेषता पढ़े हैं, इसको आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। अब आती है तीसरे की। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं। तीसरी विशेषता क्या, ध्यान समझिए। अगर हम किसी समतल दर्पण में अगर हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखने जाते हैं तो अगर कहे उस दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए, तो याद रखेंगे हमारे पूरे लंबाई के क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई के क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। चलिए हम प्रूव करके देख लेते हैं। ध्यान सुने, हमने क्या बताया कि इसके सामने एक मिरर है, सॉरी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, ठीक, ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है, ए बी। इसके सामने एक मिरर है, एक हमने मिरर ले लिया, ठीक, मिरर ले लिया। इस मिरर में इस वस्तु का हमें पूरा प्रतिबिंब क्या करना है, देखना है। तो इस मिरर की लंबाई कितना होना चाहिए, तो इसको याद करते हैं बच्चे सब कि किसी भी दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो हम प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब है अगर वस्तु होगा 20 सेंटीमीटर तो दर्पण कितनी की जरूरत पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर, यानी इसके लंबाई का क्या होगा, आधा। चलिए इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। कितना होगा, अगर एच
यहाँ पे हम इसका प्रूफ क्या करना है कि दर्पण की लंबाई बराबर बताओ क्या, वस्तु की लंबाई का बताओ क्या, आधा। वस्तु की लंबाई का क्या, आधा। यानी दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, तो एक पूरा कब दिखाई देगा, जब यहां से चलने वाली प्रकाश की दर्पण पे आपतित हो और यहां से भी चलने वाली प्रकाश की दर्पण पे क्या हो, आपतित हो। लेकिन इसके लिए शर्त याद रखेंगे, कब लागू होता है, जब इसी के लंबाई से कहीं देखे तब। अगर बीच में से देखते हैं तो ये अधिक भी हो सकता, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अभी इसके लिए भी हम कंडीशन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान सुनो। तो इससे प्रकाश के दर्पण पे आपतित करेंगे, सबसे कोने पे आपतित होगा, सबसे कोने पे आपतित होगा। तो यहाँ भी परावर्तन का नियम लगाएंगे और परावर्तित किरणें क्या हो जाएंगी, इस तरह से परावर्तित हो जाएंगे, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ठीक, यहाँ से भी वस्तु प्रकाश किरणें आपतित करेंगे और आप परावर्तित करेंगे तो यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। यहीं पे आके प्रतिच्छेद करेगी, यहीं पे वस्तु क्या होगा, दिखाई देगा। यहीं से हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, देखिए इसको पीछे की ओर हम बढ़ा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अब पीछे की ओर इसको हम बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे पीछे की ओर, ऐसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे इसको। ठीक, अब ये देखिए ये वाला कहाँ पे बनेगा इसका प्रतिबिंब, देखिए कहाँ ये वाला भाग यहाँ दिखाई देगा और ये वाला भाग कहाँ दिखाई देगा, यहाँ। तो इस तरह से ये वो दोनों भाग दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे। ये वाला भाग कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई। इन दोनों को मिला देंगे, यहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसका नाम क्या होगा, ए डैश, और इसका नाम क्या होगा, बी डैश। डन। अब यहाँ पे एक रचना कर देंगे, ऐसे एक रचना कर दिए। ये इसका नाम दे देंगे m और इसका नाम क्या दे देंगे, n। इसका भी कुछ नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे p, इसका नाम क्या दे देंगे, q। हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर ये इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं क्या, y, यहाँ से यहाँ तक y और यहाँ से यहाँ तक x और y दोनों का मान निकाल कर जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। किसी को दिक्कत इसमें, इसकी लंबाई कितना है, h है, इसकी भी लंबाई कितना है, h है, इसकी भी लंबाई कितना है, h है। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, तो प्रूफ करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ से एक बात और है, जितनी लंबाई, जितनी दूरी दर्पण से वस्तु की होगी उतना ही दूरी किसकी होगी, प्रतिबिंब की होगी। तो इस दूरी को हम कितना मान लेते हैं, इस दूरी को मान लेते हैं a, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, a। चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक, दो त्रिभुज यहाँ देखते हैं। त्रिभुज हम देखते हैं PEM, समरूप B डैश E और क्या N। तो लिखेंगे किरण आरेख से, क्या लिखेंगे, किरण आरेख से। किरण आरेख से, किरण आरेख से बताओ क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो। त्रिभुज PEM क्या हो जाएगा, त्रिभुज PEM समरूप त्रिभुज B डैश E क्या N, B डैश E क्या N। दो त्रिभुज समरूप है। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लेते हैं। ये पहले छोटा त्रिभुज है, छोटे त्रिभुज का लंब क्या है, PM। छोटे त्रिभुज का लंब क्या है, PM है। बड़े त्रिभुज का लंब क्या है, B डैश N है। इसका क्या है, B डैश क्या है, N है। अब आधार लेंगे, छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, EM। बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, बड़े त्रिभुज का क्या है, EN। इसका नाम क्या है, EN। कोई दिक्कत, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पढ़ाएंगे, या कक्षा 9th में जाके, क्लास 9th में जाके हम क्या करेंगे, दो त्रिभुजों के समरूपता के बारे में अध्ययन जरूर कर लेंगे, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका उपयोग आगे भी है, हम लोग बहुत लंबा डेरिवेशन करेंगे। 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ पे ये हमें पढ़ना भी है। चलिए इसको देखते हैं। PM का मान कितना, देखिए PM यही है, लिख भी लेते हैं। PM का मान कितना है, PM का मान है x। PM का मान कितना है, x। B डैश N, B डैश N क्या भाई, B डैश N कोई मान नहीं है। EM का मान कितना है, देखो EM कहाँ से कहाँ तक है, E से लेकर M। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, A। दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, A। तो इसको कितना मान लेंगे, A। अब बात करते हैं किसकी, EN की। EN कितना होगा, EN को देख लेते हैं। E से लेकर N, तो यहां से यहां तक A
यहाँ से यहाँ तक क्या ए कितना हो जाएगा, a प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, यहाँ से a क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू pm का मान x, pm का मान x का मान निकालेंगे, फिर y का x का b डैश n की कोई वैल्यू नहीं है, b डैश n इक्वल टू em कितना है भाई, देखो em का मान कितना है a, en का मान कितना है 2a, a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, x बट्टे में b डैश n इक्वल टू 1 अपान क्या आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बताओ b डैश n इक्वल टू क्या मिलेगा 2x, इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा फर्स्ट, b डैश n इक्वल टू बताओ क्या मिलेगा 2x मिलेगा। अब यहां से बात करते हैं किसकी, दूसरा त्रिभुज लेते हैं EM Q समरूप बताओ क्या होगा ENA डैश, तो क्या लिखेंगे तथा ये भी समरूप होगा, देखो ये भी समरूप होगा EM Q, क्या लिखेंगे EM Q समरूप बताओ त्रिभुज क्या आ जाएगा ENA डैश, क्या होगा ENA डैश, ये समरूप है। जब समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर। तो ये बताओ छोटे त्रिभुज का लंब क्या है MQ, क्या होगा MQ, आइए बताओ इसका लंब क्या है NA डैश बराबर, इसका आधार बताओ क्या है ME, इसका आधार क्या है ME, इसका आधार बताओ क्या है यहाँ से यहाँ तक EN है, इसका नाम क्या है EN, इसका भी नाम हम लोग लिख लेते हैं EM लिख लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब MQ का मान कितना है, M से Q Y है ना, इसकी वैल्यू कितना है Y, ये क्या है NA डैश, EM की वैल्यू कितना अभी हम सब कैलकुलेट किए थे, EM की वैल्यू कितना है A, इसकी वैल्यू कितना है 2A, A से ये कैंसिल, Y इक्वल टू क्या मिलेगा NA डैश इक्वल टू A से ये कैंसिल 1/2। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NA डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 2y, इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस किससे 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, चलो 1 प्लस 2 से करो b डैश n अब प्लस n क्या मिलेगा a डैश इक्वल टू क्या मिलेगा 2x यहाँ पर है, अब प्लस बताओ क्या होगा 2y, 2 क्या होगा y, ये बताओ दोनों को ऐड करो क्या जाएगा b डैश n प्लस n a डैश, दोनों मिलके बताओ क्या जाएगा a डैश b डैश, दोनों मिलके क्या जाएगा a डैश b डैश, अब दोनों में x का मान कर लो, x प्लस बताओ क्या मिल जाएगा y, x प्लस y, ये गुणे में इधर गया तो भगे में बताओ क्या मिलेगा x प्लस y इक्वल टू क्या मिल जाएगा a डैश b डैश अपान बताओ क्या 2, a डैश b डैश अपान क्या मिलेगा 2, x प्लस y ये किसकी लंबाई है दर्पण की लंबाई है, किसकी लंबाई है दर्पण, पहले रख लेते हैं x प्लस y, a डैश b डैश किसकी लंबाई है बताओ a डैश b डैश h है ना, पूरे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई, तो इसका नाम बताओ क्या जाएगा h अपान क्या जाएगा 2, x प्लस y किसकी लंबाई है दर्पण की लंबाई, h क्या है वस्तु की लंबाई, अब बट्टे में क्या 2, यही ना प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस दर्पण की लंबाई वस्तु के लंबाई का क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कब होगा जब हम इसी पॉइंट से कहीं देखेंगे तब, ये नहीं कि वस्तु को रख दे यहाँ देखें यहाँ तब ऐसा ये कंडीशन लागू नहीं होगा, तो उसके लिए हमें अलग से क्वेश्चन करना पड़ता है, ऐसे ही उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अक्सर तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं, बहुत से बच्चे हम देखे हैं एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम इस क्वेश्चन भी कराएंगे कि एक वस्तु को रख दे, वस्तु को पीछे रखे और दर्पण और वस्तु के बीच में आगे देखे तो वस्तु की दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए, तो अक्सर बच्चे बता देते हैं अरे वस्तु की लंबाई का आधा पढ़े थे 2 आधा, ये गलत है भाई, बीच में अगर आते हैं चाहे पीछे से देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा ही हो, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है,
अभी उससे हमें एक क्वेश्चन करा रहा है। पहले इतने बताइए, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जो भी डिस्कस करना है उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसकी ऊंचाई कितना है, h है, यानी कोई व्यक्ति है जो h लंबाई का है, वह कमरे के बीच में खड़ा है, यानी एकदम कमरे के बीचों बीच में खड़ा है, वह सामने वाले दीवार पर लगे एक समतल दर्पण में पीछे की दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है। कहने का मतलब एक दीवार यहाँ पे बीच में खड़ा है, एक आगे दीवार है, एक पीछे दीवार है, सामने दीवार पर एक दर्पण लगा है, पीछे का पूरा प्रतिबिंब देख रहा है, यानी दीवार से नहीं देख रहा है, एकदम उसके आगे से बीच से देख रहा है। तो क्या कह रहा है दीवार का पूरा प्रतिबिंब देखना, उस समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यदि दीवार की ऊंचाई कितना है, h है। दीवार की ऊंचाई कितना है, h। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे एक हम मान दीवार ले लेते, ये दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, इसे ये दीवार है, ये दीवार हमने ले लिया, ठीक, दीवार है। अब यहाँ पे एक दूसरा दीवार यहाँ पे है, ऐसे दूसरा दीवार यहाँ पे ले लो, ये दूसरा दीवार है, ठीक, ये मैंने दूसरा दीवार ले लिया, ठीक। अब इस दीवार में एक समतल दर्पण, ये दोनों लंबाई में क्या है, बराबर। इसमें एक दर्पण लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, दर्पण, ये दर्पण है, इसे दर्पण है, ठीक, दर्पण ले लिए। इसकी ऊंचाई कितना मान लिए, स्मॉल h है, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से। एक व्यक्ति ठीक इसके बीच में खड़ा है, कहां पे खड़ा है, बीच। मान लेते हैं इसकी बीच की दूरी कितना है, a, बीच की दूरी कितना है, a। ये से अच्छा होगा इसको 2a मान लो, बहुत आसान रहेगा, अभी समझ जाओगे क्यों माने हैं। एकदम एक व्यक्ति क्या है, इसके बीच में क्या है, खड़ा है, इसके बीच में खड़ा होकर यहां से क्या कर रहा है, देख रहा है, जिसकी ऊंचाई कैपिटल क्या है, h है, यहां से देख रहा है, ठीक, यहां से देखेगा। अब इसका मतलब क्या होगा, यहां से एकदम बीच से देख रहा है, बीच में, एकदम बीच में खड़ा होकर ये क्या कर रहा है, देख रहा है। अब देखो क्या होगा, अब यहां से प्रकाश किने आएगी, सबसे किनारे वाले भाग पे आपतित होगी, तो ये परावर्तित होकर कहां पे आएगी, यहां पे, जहां से दिख रहा है वहीं पे जाएगी ना, जहां से दिख रहा है वहीं पे जाएगी। अभी बताओ यहां से प्रकाश किने आई, यहां से, अभी परावर्तित होकर कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। अब यहाँ से देख रहा है, पहले कहाँ से देख रहा था, ये दोनों जाके यहाँ पे मिल रही थी। अब इसको पीछे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, पीछे की ओर इसको बढ़ाओ, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओ, देखो इसे यहाँ पे काटा, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओ, पीछे की ओर बढ़ाओ, इसको पीछे की ओर बढ़ाओ, यहाँ पे काटा, जहाँ पे काटेगा यहीं पे इस दीवार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये है ए, इसका नाम क्या है, बी, इसका नाम है ए डैश और इसका नाम क्या है, बी डैश। यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। पहले वाला फिगर, ये क्या है, वस्तु, ये क्या है, प्रतिबिंब। इस दीवार का प्रतिबिंब बनना है, पूरा प्रतिबिंब बना, देखो जितना लंबाई। अब ये बताओ क्या है, इसका भी लंबाई क्या है, 2a, इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, h, क्योंकि हम पढ़े हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई के बराबर होता है, जितना प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से होता है उतना ही किसकी दूरी होती है, वस्तु की होती है। डन है ना। अब यहाँ से एक बताओ, एक वस्तु को यहाँ से एक रचना कर दिए, ठीक, ये है ऑब्जेक्ट, इसका नाम बताओ क्या है, n है, इसका नाम क्या है, n, और इसका नाम हम बताओ क्या देते हैं, m। क्लियर है ना, m है, कोई डाउट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान सुनो, ये मैंने इसको दे दिया, अब इसका कुछ और, इसका भी नाम दे दो, इसका नाम दो p, इसका नाम बताओ हम क्या दे देखेंगे, q। ये हो गया, ठीक। अब चलो इसको वैसे ही कैलकुलेट करें, फिर सेम टू सेम होगी। इसमें भी देखो त्रिभुज है, POM समरूप है B डैश O किसकी, N के, समरूप है ना, तो समरूप का नियम हम लगा लेंगे। चलो समरूप का नियम लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज, ये बताओ क्या, POM समरूप त्रिभुज B डैश क्या O, B डैश O N के, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर। तो इसकी ये बताओ, इसका लंब क्या है, PM, इसका लंब क्या है, PM, इसका लंब बताओ क्या है, इसका लंब क्या है, B डैश N, इसका लंब क्या है, B डैश N, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, OM, इसका आधार है OM, इसका आधार क्या है, ON, तो इसका आधार क्या है, ON, ठीक। अब देखो इसकी भी लंबाई उसी तरह मान लेंगे, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई क्या है, y, यानी यहां से यहां तक लंबाई x, यहां से यहां तक लंबाई क्या है, सॉरी, यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक y। तो ये मैंने मान लिया। PM कितना है भाई,
एक्स है, तो ये कितना है एक्स। बी डैश एन, बी डैश एन, इसकी लंबाई हमें नहीं पता है तो इसको लिख लेंगे बी डैश, बताओ क्या है एन। ओ एम कितना है, ओ एम यहीं से यहाँ तक है ना। अब देखो एकदम बीच में खड़ा है व्यक्ति, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक क्या है ए है, एकदम बीच में खड़ा है। ठीक, ये बताओ इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी ए है ना, तो ये बताओ इसका नाम बताओ क्या मिलेगा, ओ एम का मान कितना मिलेगा ए। ओ एम देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के ये 2a, ए कितना हो जाएगा ए और 2a कितना हो जाएगा 3a, क्या मिलेगा 3, ए से ये कैंसिल। x अपान बी डैश एन इजक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये भाई क्या मिलेगा बी डैश एन इजक्वल टू क्या मिलेगा 3x। इक्वेशन नंबर बताओ क्या फर्स्ट, ये इसे मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या मिलेगा फर्स्ट। ठीक, अब आगे बात करते हैं उसी तरह नीचे वाला त्रिभुज, उसी तरह नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे। ये बताओ त्रिभुज एम ओ क्यू, त्रिभुज एम ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एन ओ किसके, ए डैश के, एन ओ ए डैश के, तो इसमें भी इसका लंब बताओ क्या है एम क्यू, इसका लंब क्या है एम क्यू, इसका लंब क्या है एन ए डैश, इसका लंब क्या है एन ए डैश, इसका आधार क्या है बताओ, इसका आधार क्या है ओ एम, इसका आधार क्या है ओ एम, इसका आधार बताओ क्या है ओ एम। अब बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है ओ एन, इसका आधार क्या है ओ एन। अब मान रख लो एम क्यू की वैल्यू कितना है वाई, एन ए डैश का मान पता नहीं है, ओ एम का मान अभी हमने बताया क्या होगा ए, इसका मान कितना होगा 3, ए से ये कट जाएगा, क्या मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन ए डैश इजक्वल टू क्या मिलेगा 3y। इक्वेशन नंबर क्या सेकेंड, सेम टू सेम जैसे मैंने उस डेरिवेशन में किया था। तो देखो अगर डेरिवेशन पता है ना तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे पीछे से देखे चाहे आगे से देखे, हम लोग उसकी लंबाई पता कर सकते हैं कितनी लंबाई होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही पीछे दीवार है तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन आगे से देखेंगे कहाँ रहेंगे सब पता चल जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ दोगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से क्या मिलेगा, सुनो देखो 1 प्लस 2 से क्या मिलेगा बी डैश, क्या मिलेगा बी डैश एन, अब प्लस बताओ क्या मिलेगा एन ए डैश इजक्वल टू 3x प्लस क्या मिलेगा 3y, 3x प्लस 3y। ये बताओ बी एन एन ए डैश, टोटल लंबाई बताओ बी डैश एन एन ए डैश, टोटल लंबाई क्या होगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसकी लंबाई 3 में x कॉमन कर लो, x प्लस क्या होगा y, x प्लस y, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बताओ क्या किसका मान है h, ये बताओ गुणे में धरा है तो भगे, x प्लस वाई क्या है दर्पण की लंबाई। तो इस तरह हम लोग क्या समझे भाई कि दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु के लंबाई का 1/3 होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब यहाँ से देखे तो आधा और जब आगे आए बीच में तो 1/3, इसका मतलब जैसे जैसे पास आते जाएंगे दर्पण उतना छोटा होता जाएगा। तो इस तरह अगर कहीं से भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से पूछता है तो आप लोग टोटली कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर उससे भी आपको डाउट क्लियर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पे कॉल करके या SMS करके डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो का नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे SMS अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।